Hello everyone, welcome you all to Socio Decoded by Anjali। आज हम सोशियोलॉजी के एक ऐसे थिंकर के बारे में बात करेंगे जिनके बिना मॉडर्न सोशियोलॉजी को समझना लगभग इम्पॉसिबल है और वो है मैक्स वेबर। अगर कार्ल मार्क्स ने हमें बताया कि सोसाइटी को इकोनॉमिक स्ट्रक्चर शेप करता है, तो मैक्स वेबर ने कहा है कि सोसाइटी को समझने के लिए हमें लोगों के एक्शन के पीछे जो छुपा हुआ मीनिंग है ना, उसको समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं मैक्स वेबर की लाइफ, उनके आइडियाज और सोशियोलॉजी में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको आज हम पढ़ेंगे। मैक्स वेबर का जो है जन्म हुआ था 21 अप्रैल 1864 में जर्मनी में हुआ था और इनका डेथ हुआ था 14 जून 1920 जर्मनी में ही। वेबर सिर्फ एक सोशियोलॉजिस्ट नहीं थे। सोशियोलॉजिस्ट के साथ साथ वो हिस्टोरियंस थे, इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिकल थिंकर थे एंड फिलोसोफर भी थे। इसी वजह से उनके आइडियाज जो है ना सोशियोलॉजी के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। आज वेबर को मॉडर्न सोशियोलॉजी के फाउंडर में से एक माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर हम इनके अर्ली लाइफ, एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें, तो मैक्स वेबर एक बहुत एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल फैमिली से आते थे। उनके फादर जो थे एक पॉलिटिशियन थे और पॉलिटिशियन के साथ साथ वो लॉयर भी थे। जबकि उनकी मदर जो थी ना, वो एक रिलीजियस लेडी थी और बहुत ही मोरली डिसिप्लिन्ड वुमेन थी। ये इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है और यही चीज जो है ना वेबर की जो है आपको कंट्रीब्यूशन में भी दिखेगा। बोथ पर्सनालिटी, बिकॉज एक तरफ जो है उन पॉलिटिक्स और पावर के बारे में बात होती थी और दूसरी तरफ उनकी मदर जो एक रिलीजियस वुमेन थी। इसी कॉम्बिनेशन ने बाद में उन्हें रिलीजन, अथॉरिटी और सोसाइटी को समझने में बहुत हेल्प करा। अगर हम इनकी एजुकेशन की बात करें, तो वेबर बचपन से ही बहुत एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। उन्होंने हिडनबर्ग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहाँ से उन्होंने लॉ, इकोनॉमिक्स और फिलोसफी की पढ़ाई करी। ठीक है। अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि वेबर सिर्फ सोशियोलॉजी तक सीमित नहीं है, क्योंकि हम उसको पॉलिटिक्स में भी पढ़ते हैं, हम उसको हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, हम उनको फिलोसफी में भी पढ़ते हैं। इसी वजह से उनकी थियरीज जो है ना, हमें हर जगह पढ़ने को मिलता है। अगर हम इनके इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस की बात करें कि कहाँ से इनको इन्फ्लुएंस मिला, तो सबसे पहले ना इनको इन्फ्लुएंस मिला उस वक्त की जर्मन आइडियोलिज्म। वहाँ की जो आइडियलिज्म थी ना, उससे बहुत ज्यादा, क्योंकि जो जर्मन थिंकर्स का मानना था कि आइडियाज और मीनिंग जो है ना सोसाइटी को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम इसके दूसरी इन्फ्लुएंस की बात करें, तो ये वेबर बिलीव करते थे कि हर सोसाइटी का अपना एक हिस्ट्री होता है। मतलब हर एक सोसाइटी का अपना एक हिस्ट्री होता है। ये चीज ये बहुत मानते थे, है ना। और ये कार्ल मार्क्स भी मानते थे कहीं ना कहीं। इसीलिए जो है किसी भी सोसाइटी को समझने के लिए ना उसकी हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी होता है। और तीसरी इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें, तो ये कहते थे कि जो सोशल और इकोनॉमिक चेंज जो है जर्मनी में, वहां से, जैसे उस वक्त जो है ना जर्मनी में सोशली इकोनॉमिकली बहुत चेंजेस आ रहे थे, वहां से ये बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे। वहां उस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का टाइम चल रहा था, तो उस चीज से भी ये बहुत इन्फ्लुएंस थे। इनकी अगर हम एकेडमिक करियर के बारे में बात करें, तो 1894 में जो है वेबर जो है फ्यूबरबेक यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक के प्रोफेसर बन गए। ठीक है। सॉरी, फ्रीबर्ग फ्रीबर्ग में जो है ये इकोनॉमिक के प्रोफेसर बन गए। बाद में वो हिडनबर्ग यूनिवर्सिटी चले गए, जहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी थी। वहां पे वो चले गए। इस टाइम पे उन्होंने पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और सोसाइटी पर बहुत एक्सटेंसिव एक रिसर्च करा। ठीक है। लेकिन उनकी लाइफ में ना एक चैलेंजिंग फेज भी आया। 1903 1904 के टाइम पे क्या हुआ कि 1903-1904 के आसपास ना वेबर को एक सीवियर नर्वस ब्रेकडाउन हुआ और इसी वजह से उन्होंने कुछ साल तक जो है टीचिंग और रिसर्च सब कुछ बंद कर दिया। लेकिन ये पीरियड भी प्रोडक्टिव रहा उनके लिए। इसी टाइम पे उन्होंने अपना कुछ सबसे इम्पोर्टेंट वर्क जो है कंट्रीब्यूशन किया था, और वो जो था वो है एक प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो अब हम बात करते हैं कि इनके जो मेजर वर्क्स है ना कुछ राइटिंग्स इनके उसके बारे में।
तो जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है जो पब्लिश हुई थी 1905 में, ये जो है वेबर की सबसे फेमस बुक है। इसमें वेबर ने एक्सप्लेन किया कि कैसे प्रोटेस्टेंट रिलीजन जो है वो वैल्यू जो है प्रोटेस्टेंट रिलीजन जो है वैल्यूज ने मॉडर्न कैपिटलिज्म को डेवलप किया, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उनका आर्ग्यूमेंट था कि रिलीजन सिर्फ स्पिरिचुअलिटी तक नहीं लिमिट होता, रिलीजन जो है इकोनॉमिक बिहेवियर को भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। फिर दूसरी इसकी कंट्रीब्यूशन थी इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जो 1922 में इनके जो है पब्लिश हुआ था, और तब तक इनका डेथ हो गया था, तो इनके डेथ के बाद ये पब्लिश हुआ था। ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव वर्क रहा है, माना जाता है कि सबसे कॉम्प्रिहेंसिव वर्क था जिसमें अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी, पावर और सोशल एक्शन जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल डिस्कशन करा है इन्होंने। फिर आता है इनका जो है पॉलिटिक्स एज अ वेकेशन। ये कॉन्ट्रीब्यूशन इस वर्क में ना वेबर ने पॉलिटिक्स और लीडरशिप के नेचर को एक्सप्लेन करा है। साइंस एज अ वेकेशन 1919 में ही आया। इस वर्क में वेबर ने जो है इन्होंने साइंटिफिक थिंकिंग और इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करा है। अगर हम इनके की कंट्रीब्यूशन की बात करें ना, तो अब आते हैं इन पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो इन्होंने जो है एक कॉन्सेप्ट दिया है सोशल एक्शन का, जिसमें वेबर के अकॉर्डिंग ना सोशियोलॉजी का मेन टास्क है ह्यूमन एक्शन के मीनिंग को समझना, कि अगर कोई इंसान जो है कोई चीज कर रहा है तो उसके पीछे क्या वजह रही है, उसको समझना। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ ये नहीं देखते कि लोग क्या कर रहे हैं, बल्कि हम ये भी समझते हैं कि वो क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या वजह रही होगी कि उनको ये करना पड़ रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को वेबर ने सोशल एक्शन कहा। अब जो है, जैसे कि हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आने वाला है, हम उसमें सोशल एक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे, तो हम और डिटेल में हम इसके ऊपर बात करेंगे। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है इनका वर्स्ट हैंड का। वर्स्ट हैंड जो है ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्टिव मीनिंग। इसमें क्या होता है, मतलब कि किसी इंसान का एक्शन के का मतलब उस, जैसे किसी ने कुछ किया फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो आप उसके नजरिए को समझना चाहते हो। एक तो हो गया वजह, कि रीजन को जब समझना है, सोशल एक्शन है। अब उसने वो कर दिया, अब उसका क्या नजरिया है उस चीज के प्रति, वो आप समझते हो इसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कि अगर कोई स्टूडेंट रात भर पढ़ रहा है, ठीक है, तो सिर्फ उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करना इनफ नहीं होगा, है ना। हमें ये भी समझना होगा कि उसका जो ये एक्शन के पीछे मोटिवेशन क्या है, क्या एग्जाम आने वाला है, या फिर घर से प्रेशर आ रहा है कि जॉब ले लो, मतलब क्या वजह है कि वो इतनी मेहनत कर रहा है। तो ये भी हम पढ़ते हैं, यही वर्स्ट अहम है, उसका नजरिया। और रीजन इज सोशल एक्शन। फिर आते हैं अथॉरिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। अथॉरिटी, वेबर ने अथॉरिटी के तीन आइडियल टाइप बताए, जिसमें हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में, कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या होता है, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी क्या होता है, लीगल रैशनल अथॉरिटी क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट जो है मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे और लेक्चर में बात करेंगे ब्यूरोक्रेसी क्या होती है। ब्यूरोक्रेसी में हम पढ़ेंगे कि वेबर जो है ब्यूरोक्रेसी को मॉडर्न सोसाइटी का सबसे एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म मानते हैं ये। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ना ब्यूरोक्रेसी जो है रूल्स, हायरार्की और स्पेशलाइजेशन पर बेस्ड होती है। आज की गवर्नमेंट ऑफिस में अगर आप बात करो, या यूनिवर्सिटी में, या किसी भी कॉरपोरेट ब्यूरोक्रेसी का, ये सब एग्जाम्पल माना जाता है। फिर हम आगे लेक्चर में हम इनके बारे में बात करेंगे कि ये इन्होंने रिलीजन एंड कैपिटलिज्म पे क्या बात करा। तो वेबर ने रिलीजन को ना सोशल चेंज का सोर्स माना। वो ये कहते हैं कि, जैसे कि हमने मार्क्स में भी पढ़ा, पर ये वाला जो है ना मार्क्स से अलग हुआ है। मार्क्स ने बोला था कि रिलीजन को ओपियम है, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ रखा है, कार्ल मार्क्स के जो प्लेलिस्ट है उसमें हमने पढ़ रखा है कि कार्ल मार्क्स ने रिलीजन को जो ओपियम बोला है। पर इनका जो व्यू पॉइंट है ना रिलीजन के ऊपर, वो कार्ल मार्क्स से काफी अलग होगा, है ना। कार्ल मार्क्स ने इकोनॉमी को प्राइमरी फैक्टर मानते थे, है ना। पर वेबर के आइडिया में जो है, वेबर ने आइडियाज और बिलीफ को इक्वल इंपॉर्टेंट दिया है, कि ना सिर्फ इकोनॉमी बल्कि लोग के जो आइडियाज हैं, लोग का क्या मानते हैं, बिलीव करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना। अब अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेंस क्या है मैक्स वेबर का, कि क्या इम्पोर्टेंस है मैक्स वेबर का, तो हम इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो सोशियोलॉजी में ना वेबर इतने इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहली बात, उन्होंने सोशियोलॉजी को सिर्फ स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशन तक सीमित नहीं रखा, है ना।
उन्होंने फोकस किया कि इंडिविजुअल और उनके मीनिंग पे भी शिफ्ट किया कि इंडिविजुअल क्या सोचता है, अगर इंडिविजुअल कुछ सोचता है तो उसके पीछे रीजन क्या है। और दूसरी बात कि उन्होंने दिखाया कि ह्यूमन बिहेवियर सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जो हमने कार्ल मार्क्स के लेक्चर में पढ़ा है कि वो कहते हैं कि सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स डिसाइड करता है, पर मैक्स वेबर कहते हैं नहीं, सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर जो है ये नहीं डिसाइड करता है। उन्होंने दिखाया कि ह्यूमन बिहेवियर जो है ये सब बहुत और भी चीजें हैं जिसके जो इन्फ्लुएंस करता है उसको, वैल्यू जैसे कि वैल्यूज, बिलीफ और कल्चर भी इक्वली इंपॉर्टेंट देता है साथ साथ इकोनॉमिक के। एंड तीसरी बात कि मॉडर्न इंस्टीट्यूशन जैसे ब्यूरोक्रेसी, अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए ना वेबर आज भी रेलिवेंट है। जैसे सोसाइटी को समझने के लिए, कैपिटलिज्म को समझने के लिए जो है कार्ल मार्क्स इम्पोर्टेंट थे, वैसे ही वेबर भी इम्पोर्टेंट और रेलिवेंट हैं। अगर हम सब चीज़ों को अगर हम कंक्लूड करें कि क्या है ये, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कार्ल मार्क्स ने हमें कॉन्फ्लिक्ट और क्लास स्ट्रगल समझाया, तो मैक्स वेबर ने हमें मीनिंग और मोटिवेशन समझाया। वेबर के अकॉर्डिंग सोसाइटी को समझने के लिए ना हमें लोगों के एक्शन के पीछे छुपे मीनिंग को समझना होगा। और इसी वजह से जो है हम मैक्स वेबर को जो है हम कहते हैं कि फादर ऑफ इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी इनको हम कहते हैं और इनको इनका माना जाता है। तो अगले लेक्चर में जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मैक्स वेबर के जो ये सोशल एक्शन थियरी क्या है, वर्स्ट एंड क्या है, ब्यूरोक्रेसी क्या है, अथॉरिटी क्या है, पावर क्या होता है, इनके अकॉर्डिंग रिलीजन एंड कैपिटलिज्म क्या होता है, ये सब हम समझेंगे, जानेंगे। और जो है अगर आपको ये सब समझ आया, आज जो हमने पढ़ा, अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, थैंक यू।